Good evening, myself Chahat and I am going to take up your microeconomics जो आपका बेसिक है इकोनॉमिक्स का और जो 11th क्लास को लगता है। इकोनॉमिक्स सिंस आपको पता है माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड हो गई है। माइक्रो जो है वो क्लास 11 में है एंड मैक्रो जो है वो क्लास 12 में है। किसी भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। तो एज मेंशन्ड इन दिस पीपीटी, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो अपने कंट्री के लोगों को एक मीन्स प्रोवाइड करती है टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब आपको सरवाइव करने के लिए लिविंग चाहिए तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर इकोनॉमी बनती है। आप अपने आसपास बहुत चीज़ें देखते हो, आप रोड्स देखते हो, आप बैंक्स देखते हो, आप डैम्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें, लोकल शॉप्स, ये सब देखते हो। ये इसको मिलाकर एक इकोनॉमी बनाई जाती है। सो इकोनॉमी को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो आप अपने आसपास देखते हो, जो उनके लोगों को एक जरिया प्रोवाइड करती हैं कमाने का। इट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी आप चीज़ें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, उन सबको मिलाकर इकोनॉमी बनाई जाती है। इकोनॉमी में लोग आते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। सो दिस इज इकोनॉमी। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? उन्होंने आपको ये पूछा है कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मेन रीजन पढ़ने का ये है स्कार्सिटी। ये वर्ड आपने सुना होगा। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी पड़ जाना, राइट? हमारी इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल हैं, वो कम है और लोगों की वांट्स या डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि स्कार्सिटी जो है इट इज़ द मेन रीज़न फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन वांट्स, जो इंसान की ज़रूरत है, वो अवेलेबल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स आपको ये हेल्प करती है कि स्कार्सिटी के अंडर आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करो और कहाँ कहाँ आप उनको डालो। सो इकोनॉमिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं। अब अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एग्जाम, तो स्कार्सिटी की ऑफन एक टॉपिक या डेफिनेशन वगैरह उसकी आ जाती है, तो यहाँ पर मैंने लिखी है, स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। कहने का मतलब है कि डिमांड इतनी ज़्यादा पर हमारे पास प्रोवाइड करने के लिए सप्लाई ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी, किसी चीज़ की कमी होना। ऑलवेज रिमेंबर, स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि आपको स्कार्सिटी हर जगह मिलेगी, हर कंट्री में मिलेगी, हर इकोनॉमी में मिलेगी, हर इंसान और हर ऑर्गेनाइजेशन स्कार्सिटी जो है वो अपने महसूस करती है, फेस करती है। बिकॉज अगेन रिसोर्सेज जो हैं, चाहे बच्चे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हों, उनकी कमी है, पर हमारे इंसानों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं जो कि आप पूरी नहीं कर पाते हो। सो इकोनॉमिक्स आपको ये बताएगी कि इस स्कार्सिटी को आपने पूरा कैसे करना है, राइट? स्कार्सिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं आपकी इकोनॉमी में, उनको आपने ऑप्टिमम यूज पे लगाना है। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है बेस्ट यूज, राइट? सो इन ऑर्डर टू फाइट दिस स्कार्सिटी, in order to allocate your resources in the best possible way, हम इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए, जिसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप बेस्ट यूज़ पे लगाओ, राइट? सो इन एंड ऑल मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया है कि इकोनॉमी होती क्या है। अपने आसपास आप जो भी देख रहे हो,
वो सब इकोनॉमी है, सबको मिलाकर इकोनॉमी बनाई गई है। इकोनॉमी ही आपको एक मीन्स प्रोवाइड करती है, एक जरिया देती है पैसे कमाने का, राइट। उसके बाद मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि उसका रीज़न है स्कार्सिटी। सारी प्रॉब्लम्स, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जड़ ही स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, व्हेन देयर इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो स्कार्सिटी आ जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि स्कार्सिटी जो होती है इट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह आपको मिलेगी, हर इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी, हर इंडिविजुअल इसको फेस करता है, तो स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। स्कार्सिटी आती है जिसके कारण हमारे को रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना पड़ता है। इकोनोमाइज का मतलब है कि अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज पे लगाना, ठीक है। एक बात और, इकोनॉमी में 3 जो होते हैं रिसोर्सेज, जो प्रोसेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। फर्स्ट जो है दैट इज योर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, ठीक है। कंजम्पशन, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। और थर्ड है इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स, जो आपके पैसे बचते हैं आप उनको सेव कर देते हो। इसको हम बोलते हैं 3 वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। दैट इज, फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजम्पशन एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। आप पहले गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, फिर आप उनको कंज्यूम करते हो, फिर जो आपके पास पैसे बचे होते हैं आप उनकी इन्वेस्टमेंट करते हो या आप उनको सेव कर देते हो। आई होप आई एम क्लियर। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो कहते हैं कि हमारे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई क्या है, उसके लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप इसके तीनों पार्ट्स को समझो, फिर आपको समझ आ जाएगी। हर इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही होती है। हमारे कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में 3 सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट है आपकी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको करवाया। सेकंड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड थर्ड इज ऑल्टरनेट यूजेस। इस बात को समझो। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है, कोल है, ऑयल है, वाटर है, एवरीथिंग इज स्कार्स। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। एंड स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, यू विल फाइंड स्कार्सिटी एवरीवेयर। हर जगह पे आपको स्कार्सिटी मिलेगी। लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम हैं, इसीलिए जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, ताकि इकोनॉमिस्ट आपको ये सिखाएं कि उन रिसोर्सेज को आपने यूज़ कैसे करना है उस स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, राइट। तो फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम, फर्स्ट द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज स्कार्सिटी। अगर स्कार्सिटी ही ना होती तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। सेकंड जो है इट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसान है, कहते हैं कि इंसान की ज़रूरतें जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, इंसान की वांट्स कभी भी पूरी नहीं होती हैं। ये प्रोसेस जो है इट इज़ नेवर एंडिंग, ये चलता ही रहता है। एक ज़रूरत पूरी होती है, इंसान की दूसरी ज़रूरत जाग जाती है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर सो लेस कि हम उनकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अगर इंसान की ज़रूरतें ही ना होती तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं था, फिर तो रिसोर्सेज आराम से आपको मिल जाते, राइट। हर इंसान को रिसोर्स चाहिए, हर इंसान की एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ऑल्सो इसमें एक और पॉइंट है कि हर इंसान अपनी वांट्स की प्रायोरिटी रखता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी क्या ज़रूरत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको उस वक्त प्रायोरिटी देते हो।
फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसके फादर इज इन हॉस्पिटल, राइट, उस वक्त उसकी ज़रूरत मेडिसिन की है जो उसकी प्रायोरिटी है। ऑन दी अदर हैंड कोई बंदा बिल्कुल फिजिकली फिट है, ही वॉन्ट्स टू हैव जंक फूड, उस वक्त उसकी प्रायोरिटी जंक फूड होगी, राइट। सो एवरी ह्यूमन डिफर्स इन प्रायोरिटी, हर बंदे की वांट जो है वो अलग होती है, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग अपनी वांट्स को प्रायोरिटी देता है, राइट। सो सेकंड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। थर्ड अगर मैं बताऊं तो इज ऑल्टरनेट यूजेस। आपकी प्रॉब्लम स्कार्सिटी और ह्यूमन वांट्स पे खत्म नहीं होती है, एक दिक्कत और आती है, दैट इज ऑल्टरनेट यूजेस। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनके अलग अलग यूजेस हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि आप उसको किसके लिए यूज करो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को हम गाड़ी में डालते हैं, हम अपने एक्टिवा, स्कूटर्स, बाइक्स में डालते हैं, बट पेट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स, इन एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, राइट। तो वन रिसोर्स कैन बी पुट टू सो मेनी ऑल्टरनेटिव यूजेस कि इकोनॉमी को समझ ही नहीं आता कि हम उसको कहाँ लगाएं, तो दिक्कत ये भी आती है, राइट। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट इज स्कार्सिटी, कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है हमको। सेकंड हमने पढ़ा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना, सारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमने पढ़ा ऑल्टरनेट यूजेस, कि हर रिसोर्स की ऑल्टरनेट यूजेस होती हैं, उसको कहाँ लगाना है आपको समझ नहीं आता, विच गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ऑल्टरनेट यूजेस की वजह से हमारे को चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अपने रिसोर्सेज को लगाएं कहाँ, किसको चूज करें, किसको छोड़ें। सो दिस इज ऑल्टरनेट यूजेस। अब आपको डेफिनेटली इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अभी मैंने आपको बताया इसकी वजह से, इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, जो मैंने आपको सेकेंड पढ़ाया, out of the limited resources which is related to scarcity, having alternative uses, जो हमने इसके बारे में पढ़ा। सो आपकी डेफिनेशन इसके अंदर क्लियर है, दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स out of the limited resources which are obviously scarce, having alternative uses। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हर इकोनॉमी फेस करती है। इस प्रॉब्लम को आपने कैसे ठीक करना है उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। आई होप आई एम क्लियर। मैं एक बार फिर से ऊपर जाकर रिव्यू दे रही हूँ। जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज एन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में 3 वाइटल प्रोसेसेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की जाती है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? स्कार्सिटी के कारण पढ़ते हैं। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी यूनिवर्सल होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3 तरह की प्रॉब्लम्स हमारी हैं इसके अंदर। एक तो स्कार्सिटी हो गई, दूसरा ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हो गए, तीसरा उनकी ऑल्टरनेट यूजेस हैं, राइट। ओके, कमिंग ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपका एक और कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं वो आपको बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ज़रूरी समझा कि मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि माइक्रो क्या होती है और मैक्रो क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपको लगी है +1 में, बच्चे माइक्रो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड लगा है आई, राइट। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज। माइक्रोज से डिराइव किया गया ये वर्ड। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपके छोटे छोटे स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को एनालाइज करता है। ये एज अ होल नहीं पढ़ता है, एक स्मॉल और एक इंडिविजुअल यूनिट के सारे इकोनॉमिक बिहेवियर को आप जब पढ़ते हो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हो, आप एक फर्म की बात कर रहे हो, आप एक कंज्यूमर के डिमांड की बात कर रहे हो, आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, आप कॉस्ट की बात कर रहे हो, आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो।
तो यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स, सो दिस इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एग्जाम्पल लेना हो इसका, इंडिविजुअल इनकम, एक बंदे की इनकम, मैं सारों की बात नहीं कर रही हूं, एक बंदे की इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, एक फर्म का आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, जैसे इस पेन का प्राइस क्या है, हम एक कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, हम एक स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम स्मॉल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। आप आगे अपने चैप्टर्स में बार बार ये वर्ड पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई, तो ये इसके मेन टूल्स हैं, राइट। अगर मैं आपके पास नेक्स्ट आ जाऊं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ए, राइट, ए मीन्स एग्रीगेट, आई मीन्स इंडिविजुअल, जो माइक्रो का आई था उसका मतलब था इंडिविजुअल, मैक्रो का ए है उसका मतलब है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, होल, राइट। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with the overall performance of the economy। जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हो, जब आप इकोनॉमी के सारे यूनिट्स की बात करते हो, जब आप इकोनॉमी के सारे यूनिट्स का सम टोटल कर देते हो या उसके एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हो, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कंट्री में ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, कंट्री में इन्फ्लेशन है, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इसके अंदर एग्जाम्पल लेने हो, नेशनल इनकम, सारी कंट्री की इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, सारी फर्म्स का टोटल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, सारे कंज्यूमर्स की ऑल ओवर द कंट्री, जब आप डिमांड प्लस कर देते हो उसको हम बोल देते हैं एग्रीगेट डिमांड, इसीलिए ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसके अंदर मेन टूल्स हैं आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। सो रिपीटिंग, हमने दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस की हैं, which is microeconomics and macroeconomics। Micro means small, इसके अंदर वर्ड आता है आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ये आपको हिंट ऐसे याद रहेगा। माइक्रो मीन्स आई, आई मीन्स इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप यू डील विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ small units, of individual units, you do not talk about the economy as a whole। If I'm talking about a particular consumer, मैं अगर एक फर्म की बात कर रही हूँ, मैं अगर एक कॉमोडिटी की बात कर रही हूँ, तो वो हो जाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एग्जाम्पल्स इसके अंदर दे दिए थे आपको, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एक्सेट्रा। मेन टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में वर्ड आता है ए, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। जब आप पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हो, जब आप सारे एग्रीगेट्स को पढ़ते हो, जब आप सम टोटल को पढ़ते हो, जब आप पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट आउटपुट हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई। आई होप आई एम क्लियर, राइट। मैंने आपको बोला कि मैं आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पढ़ाने से पहले आई विल गो ऑन टू माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज इट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव को नेगेटिव मत समझना, राइट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो आपके फैक्ट्स ऑफ लाइफ को पढ़ती है, जो चीज़ जैसे है उसके बारे में पढ़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर। जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसा ही पढ़ते हो। आप ये पढ़ते हो
कि आपके कंट्री में एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या और वो कैसे सॉल्व की जाती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, तो ये हो जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर मैं बोलती हूँ कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पावर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगेन दिस इज ट्रू, दिस इज द फैक्ट, दैट इज वाई इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जो चीज़ों को जैसे है, जो सच है, जो रियलिटी है, वो उसको पढ़ती है, राइट। एंड इट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भी आपकी कंट्री में चलती हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, वो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है, राइट। सेकेंड मेन पॉइंट जो है वो है आपका कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डाटा से। You can compare your data with the actual data. You can verify it. There is a proof that everything coming under positive economics is real, it is a fact. आप उसको verify कर सकते हो। Second, it is based upon facts. ये कोई हवा में बातें नहीं है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाई जाती है, जो जैसे चीज़ है उसको वैसे ही एड्रेस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। That is why it is known as a positive economics, right? अगला, it does not give any value judgments. कहने का ये मतलब है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको ये ज़रूर बताती है कि फैक्ट क्या है, पर आपको अपनी खुद की जजमेंट इसके अंदर नहीं देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ या टोबैको खाना इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये बात फैक्ट है, दिस थिंग कैन बी वेरीफाइड, सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पर उस सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है या उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए या कैसे किया जाता है, ये बात आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं बताती है। दैट इज वाई इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स, राइट। ऑल्सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। आप इसके अंदर अपना खुद का ओपिनियन नहीं दे सकते हो। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि यार सिगरेट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो इसको यार हटा देना चाहिए। मेरे साथ एक बंदा खड़ा है, वो बोल रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग मानना कि बुरी है, पर यार इसको नहीं हटाना चाहिए। ना उसकी बात मानी जाएगी ना मेरी मानी जाएगी, बिकॉज फैक्ट तो यही है ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो जो आपने स्टेटमेंट देनी है वो आती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, राइट। एक बार फिर से ऊपर मैं इसको कर रही हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ये ऐसे ही बताती है, चीज़ें जैसी है वैसे आपको बताई जाती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल क्या रही हैं कंट्री में, ये भी बताई जाती हैं, और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी बताया जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। इंडिया में पावर्टी ज़्यादा है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, सच है, इन्फ्लेशन आ रही है, ठीक है। ये डाटा को आप वेरीफाई कर सकते हो विद एक्चुअल डाटा। फिर ये जो डाटा है इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, ये सच बातें हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स, आप अपने खुद के ओपिनियन इसके अंदर नहीं दे सकते, राइट। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कमिंग ऑन टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको ये बताती है कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। मैं हिंदी में इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। इट डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये आपको सिर्फ एक सजेशन है आपकी तरफ से कि ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये बात सच है कि नहीं है हमें नहीं पता, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया में पावर्टी इतनी नहीं होनी चाहिए, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। और फिर प्राइसेस शुड नॉट राइज, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा है कि नहीं है वो नहीं आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती, ये सिर्फ आपको ये बताती है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। अगेन
इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। ये सिर्फ आपने अपनी एक सजेशन दी है, तो इसको हम एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस। हर इंसान की अपनी खुद की इंडिविजुअल ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड खड़ी है, वो कह रही है तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब दोनों की बातें सच है कि नहीं है हमें नहीं पता, बट दोनों का ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। वो कुछ बोल रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो दोनों ही आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, राइट। एंड इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। इसका मतलब है, वैल्यू जजमेंट देने का मतलब है कि आप इसके अंदर सजेस्ट करते हो, इट इज सजेस्टिव इन नेचर। आप इसके अंदर अपनी खुद की राय देते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, राइट। सो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, कमिंग ऑन टू इसका जो आपका रिव्यू है, एक ओवरव्यू आपको दे दूं मैं इसका। हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, राइट, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जो लोगों को एक ज़रिया प्रोवाइड करता है, मीन्स टू वर्क, दैट हाउ यू शुड वर्क। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स यू एन लिविंग, एक सोर्स ऑफ लिविंग आपको पता लगता है इसके अंदर। तो यस, आई वाज टेलिंग कि इसके अंदर हम रिव्यू करेंगे जो अभी तक मैंने आपको सारा पढ़ाया है। इकोनॉमिक्स की बेसिक्स मैंने आपको पूरी इस पीपीटी में पढ़ा दी है आज के लेक्चर में, जिसमें हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन करी, इंट्रोडक्शन करी, जैसे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जो लोगों को ज़रिया प्रोवाइड करता है कमाने का, राइट। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए इंडियन इकोनॉमी के। फिर हमने किया स्कार्सिटी के बारे में कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, मेन रीज़न ही आपका उसका स्कार्सिटी है, राइट। उसके बाद ह्यूमन बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन बॉन्ड्स ज़रूरी हैं और अनलिमिटेड होती हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, पर अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ आप नहीं उसको सेटिस्फाई कर पाते हो। फिर स्कार्सिटी की डेफिनेशन हमने करी, हमने यूनिवर्सल स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि 3 तरह की आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि मैंने आपको माइक्रो के एग्जाम्पल्स के साथ उसकी सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एक्सप्लेन करी है। ऑल्सो अनदर थिंग, आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस ज़रूरी आ सकते हैं कि यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो आपको पता होने चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले आप उसका डेफिनेशन देकर आ सकते हो कि आपकी बुक्स में दिया होगा, फिर उसके मेन टूल्स आप देकर आ सकते हो। थर्ड, आप उसके अंदर ये बता सकते हो कि इसके जो इंडिविजुअल इनकम है और इंडिविजुअल आउटपुट इसके एग्जांपल्स हैं, दूसरे के आप एग्जांपल्स दे के आ सकते हो। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि माइक्रो में आप इकोनॉमी में इंडिविजुअल पार्ट्स को पढ़ते हो, पर उसमें आप एग्रीगेट या एज अ होल में पढ़ते हो। सो यस, आपको डिफरेंसेस भी आ सकते हैं बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करवाई है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप फैक्ट्स को पढ़ते हो, जो चीज़ जैसी है आप वैसे पढ़ते हो, उसको डाटा को आप कंपेयर या वेरीफाई कर सकते हो, उसका डाटा फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, झूठी बातें नहीं होती हैं। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स, इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स एंड यू कैन नॉट गिव योर ओन इंडिविजुअल ओपिनियंस। नॉर्मेटिव में आप अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस दे सकते हो। नॉर्मेटिव आपको बताता है क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है या इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट। इसको आप एक्चुअल डाटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, वेरीफाई नहीं कर सकते हो। इसमें आप अपनी वैल्यू जजमेंट्स दे सकते हो एंड इंडिविजुअल ओपिनियंस भी इसके अंदर आप दे सकते हो।
आई होप आई एम क्लियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद मैं आपको 1-2 लेक्चर्स और दूंगी जिसमें आपको फर्दर इकोनॉमिक्स का बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, एंड लाइकवाइज आगे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच।